हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस मैंने शोल्डर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने एक अलग से पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, जिसमें शोल्डर से रिलेटेड टेस्ट हैं, शोल्डर का असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, रेसिस्टिव टेस्ट, ये सब कुछ है, एप्रीहेंशन टेस्ट वगैरह सारी वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं। सो गाइस आज की जो वीडियो है ये आप लोगों की खुद की नॉलेज चेक करने के लिए है। मैंने भी ये टेस्ट पहले खुद से करके देखा था, उसके बाद ही मैंने ये टेस्ट मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये टेस्ट परफॉर्म करवाने को क्यों ना बोलूँ। सो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और उसके लिए मैं आपको 10 से 20 सेकंड दूंगा, और उसमें आपको फिर जवाब देना है कि असल में उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है गाइज कि मैं विच ऑफ द 4 मसल्स, मतलब मैं 4 मसल्स का नाम बताने वाला हूँ, तो ये 4 मसल्स में से कौन सी मसल्स कंबाइन होके जो हमारा स्कैपुला होता है उसको लेटरली और अपवर्ड रोटेट कराती है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैं 4 आपको ऑप्शंस दूंगा मसल्स के। उन 4 मसल्स में से कौन सी 2 मसल्स एक दूसरे के साथ काम करके हमारे स्कैपुला को लेटरली और अपवर्ड्स घुमाती है, ठीक है, रोटेट करती है। अब मैं आपको उसको ऑप्शन देने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको ऑप्शंस बहुत अच्छे सुनना है। रोम्बॉइड्स, सेरेटस एंटीरियर, लेविटस स्कैपुली या अपर ट्रेपेजियस। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी मसल्स अपवर्ड और लेटरली रोटेट कराती है स्कैपुला को। तो ऑप्शंस हैं रोम्बॉइड्स, सेरेटस एंटीरियर, लेविटर स्कैपुली और अपर ट्रेपेजियस। आपके पास 10 सेकेंड है, सोच लीजिए। सो गाइस टाइम्स अप। अब इसका सही जवाब बताने का वक्त आ गया। सो मैंने आपसे पूछा था कौन सी 2 मसल्स हैं जो कि स्कैपुला को लैटरली और अपवर्ड रोटेट कराती हैं, और मैंने आपको ऑप्शन दिए थे रोम्बॉइड्स, सेरेटस एंटीरियर, लेविटस स्कैपुली और अपर ट्रेपेजियस। सो गाइस 2 मसल्स जो स्कैपुला को अपवर्ड्स और लैटरली रोटेट कराती हैं वो है सेरेटस एंटीरियर और अपर ट्रेपेजियस। अब आप इसका ओरिजिनल इंसर्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रोटेट करवाती हैं। अब इसके बाद गाइस फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हम जो स्कार्फ टेस्ट होता है वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मतलब स्कार्फ टेस्ट आप लोग को पता ही है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्कार्फ टेस्ट हम लोग करते हैं, तो इसे करते कैसे हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं, तो आपको इसका जवाब देना है। अगर मैं इसमें आपको ऑप्शंस नहीं देने वाला हूँ, आपको कोशिश करनी है कि आप खुद ही इस चीज़ का जवाब दें कि आप स्कार्फ टेस्ट को कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, मुझे बताइए कैसे करना है। सोचिए। सो गाइस टाइम्स अप। अब आपको मैंने पूछा था स्कार्फ टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और किस चीज़ के लिए करते हैं। सो गाइस जैसा नाम मेंशन है स्कार्फ टेस्ट स्कार्फ की तरीके करते हैं। जैसे हम उसकी यहाँ पर स्कार्फ पूरा कंप्लीट करते हैं, पहनते हैं, वैसे से हम स्कार्फ टेस्ट के लिए हम जो हमारा हैंड होता है उसको अपोजिट शोल्डर पर रखते हैं, और हम इसमें देखने वाले होते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पैथोलॉजी। मतलब कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पैथोलॉजी। अगर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग जो है हमारा ये जो स्कार्फ टेस्ट है ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आप एक बात बताइए कि फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, आपको फ्रोजन शोल्डर और रोटेटर कफ की जो टेंडिनोपैथी होती है, यानी कि टेंडन्स में अगर कुछ भी डैमेज हो जाएगा तो आपको पेशेंट की एज और रेंज ऑफ मूवमेंट के दोनों की चीज़ों में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपके पास कोई फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आए या आपके पास कोई रोटेटर कफ इंजरी का पेशेंट आए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी एज ग्रुप में कौन सा जो पैथोलॉजी है वो ज़्यादा होता है, और कौन से ग्रुप मतलब कौन से प्रॉब्लम में, फ्रोजन शोल्डर में या रोटेटर कफ इंजरी में, दोनों में से रेंज ऑफ मोशन किस में कैसा इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपका टाइम शुरू होता है, अब आराम से सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस टाइम्स अप। तो मैं आपको सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर का बताता हूँ। नॉर्मली फ्रोजन शोल्डर हम लोग देखते हैं एवरेज एज 40 to 60 के ग्रुप में। आप इसको एज एन एवरेज 50 मान लीजिए, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक डिजेनरेटिव कंडीशन भी है।
और इसके साथ साथ फिर क्या है, कभी कभी जैसे डायबिटीज़ हो गया, इसमें भी जो ओल्ड एज पेशेंट्स रहते हैं उनमें ज़्यादातर डायबिटीज़ वगैरह देखने को मिलती है। वैसे तो आजकल किसी भी एज में हो जाती है। सो हम लोग फ्रोजन शोल्डर अगर पर्टिकुलरली देखें तो हम लोगों को 40 से 60 एज ग्रुप में मिलता है। मगर अगर हम रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी की बात करें तो हमको फिर ये कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोटेटर कफ इंजरी तो किसी को साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका कुछ ओवरहेड वर्किंग का काम हो सकता है, आपने एब्डक्शन सही से नहीं किया हो सकता है किसी वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ। सो आपको जो हमारा रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी है वो किसी भी जगह पे आपको कोई सी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। फिर आता है गाइस रेंज ऑफ मोशन की बात। सो रेंज ऑफ मोशन में क्या होता है कि जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पैसिव रेंज ऑफ मोशन रहते हैं फ्रोजन शोल्डर के अंदर, अगर आप परफॉर्म करके देखेंगे तो सेम ही होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि अगर पेशेंट 90 डिग्री एब्डक्शन कर पा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो आप चाहे एक्टिवली करवा के देख लें या चाहे आप खुद से पैसिवली करवा के देख लीजिए, तो 90 डिग्री का एब्डक्शन 90 डिग्री एब्डक्शन पे ही रहेगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। और यही जो इसका है, इसका पैसिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में जो कैप्सुलर पैटर्न होता है जिसमें हमारा हैंड मूव करता है वो सेम ही होता है। स्टिफनेस मिलेगी और ब्लॉक्ड मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अब अगर हम लोग रोटेटर कफ इंजरी के बारे में देखें तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होता है पैसिव रेंज ऑफ मोशन से। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो इंजर ज़रूर हुई हैं, मगर हम लोग जब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग बाकी की मसल्स को भी इस्तेमाल कर पाते हैं। जब आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, करवाते हैं आपको पेशेंट को, तो आपको पता चलता है कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में जितना क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था वो कुछ ज़्यादा दिखता है, क्योंकि पेशेंट एक्टिवली जब करता है तो आपको दिखेगा यार मसल डैमेज है, पेशेंट खुद से करके देख रहा है तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम आएगी। मगर पैसिव रेंज ऑफ मोशन में क्या है, जब पैसिव रेंज ऑफ मोशन आप करते हैं तो आप बिल्कुल स्लोली करते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा देखने को मिल पाते हैं, मगर पैसिव रेंज ऑफ मोशन में कम देखने को मिलता है। दूसरा रहता है गाइस इसका जो एज जो वो रहता है, इसका जो वो रहता है कैप्सुलर पैटर्न, तो इसमें कोई कैप्सुलर पैटर्न नहीं है। देखिए जो हमारा रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी है, अगर उसमें कोई भी टेंडन डैमेज हो जाता है तो आपने कभी किसी से ऐसा सुना नहीं होगा कि भाई ये इस कैप्सूल का ऐसा कुछ पैटर्न है, क्योंकि इसमें कैप्सूल मेनली इन्वॉल्व नहीं है। रोटेटर कफ इंजरी में हमारा जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो मसल्स के ऊपर है। सो गाइस ये था फ्रोजन शोल्डर और अपना रोटेटर कफ इंजरी के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता हूँ कि ग्रेटर ट्यूबरकल पे, ठीक है, ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल पे कौन कौन सी मसल्स अटैच होती हैं और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपको ग्रेटर ट्यूबरकल पे कौन कौन सी मसल अटैचमेंट हो रही है और उसका मेन काम क्या होता है उन मसल्स का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप आराम से टाइम ले लीजिए 5 to 10 सेकेंड्स। अगर आप लोगों ने आराम से सोच लिया हो तो आप मुझे बताइए, अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो गाइस ग्रेटर ट्यूबरकल पे हमारी 3 मसल्स मेजरली वहाँ पे जाकर जो वहाँ क्या बोलते हैं इंसर्ट होती हैं ग्रेटर ट्यूबरकल पे। सो वो मसल्स हैं सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। कौन कौन सी? सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। अब अगर आपने स्कैपुला में उन लोगों की पोजीशन देखी हो तो आपको पता है कि सुपरास्पाइनेटस फोसा से निकलती है, इंफ्रास्पाइनेटस रहती है जो इंफ्रास्पाइनस फोसा से निकलती है, और फिर जो टीरिस माइनर होती है वो साइड से निकलती है। तो तीनों की तीनों, अगर जैसे आप लेफ्ट साइड में बैठा हुआ पीछे से आप देखें तो तीनों मसल्स जाती हैं और ग्रेटर ट्यूबरकल पे पीछे की तरफ से जाके इंसर्शन लेती हैं। सो जब ये तीनों मसल्स ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्शन लेती हैं तो ये मेन काम कराती हैं हमारा एक्सटर्नल रोटेशन का। ठीक है गाइस, एक्सटर्नल रोटेशन का काम करवाती हैं, एक्सटर्नल शोल्डर रोटेटस बोलते हैं इन मसल्स को। सो ये आपका पूरा काम हो गया। मैं आपको 3 मसल बता दी, सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। ये तीनों एक्सटर्नल रोटेशन का काम कराती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपने 10 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास सिम्टम्स कुछ लेके आया और मैं आपको सिम्टम्स बता देता हूँ कि उनको पेशेंट का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास मान लीजिए कोई पेशेंट आया जिसकी एज 70-75 के बीच में है, मेल पेशेंट है, और उन्होंने आपको आके बताया कि उनका जो शोल्डर का लेफ़्ट शोल्डर पेन है वो कुछ दिन से इंक्रीज़ हो गया है। 2 हफ्ते पहले उन्होंने बताया आपको कि हिस्ट्री है वो गिर गए थे किसी एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे गिर गए थे। फिर उन्होंने एक्सरे करा लिया, उन्होंने कोई देखा कि एक्सरे में कोई बोनी इंजरी नहीं निकली है और उनका जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज है और उनका जो मसल पावर है वो डिक्रीज है। तो मैंने आपको कंडीशंस क्या क्या बताई कि 70-75 एज का एक मेल पेशेंट है जिसने शोल्डर का जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है वो जो है वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको लेफ़्ट शोल्डर पे इंक्रीज पेन है। उनकी हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते पहले वो लेफ़्ट शोल्डर पे गिरे हैं
और फिर उनका एक्सरे कराया तो कोई बोनी इंजरी नहीं आई है, और उनका जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है और जो मसल्स पावर है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो आपको सोचना है कि कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती है, बताइए। गाइस अगर आपने सोच लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं सोचा तो मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या क्या कंडीशंस बताई कि 70-75 एज ग्रुप के पेशेंट हैं, लेफ़्ट शोल्डर पे वो फॉल हुए हैं, गिरे हैं, उसके बाद उनको जो मूवमेंट्स हैं उसमें पेन आ रहा है, उन्होंने एक्सरे में कराया तो कोई भी बोनी इंजरी नहीं आई है, उनका जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन और पावर है वो रेड्यूस्ड हो गया है। अब देखिए इसमें कोई नर्व इंजरी नहीं है क्योंकि कोई पेन रेडिएट नहीं कर रहा है, एक्सरे करा लिया इसलिए कोई बोनी इंजरी भी नहीं है, अगर बोनी इंजरी होती तो भी वो सामने आ जाती। तो क्लियरली ये है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी भी क्यों बोला मैंने डायरेक्टली आपको, जब कोई भी पेशेंट लेफ्ट साइड पे गिरेगा, अगर उनको डेल्टोइड में या बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में पेन होता तो उनको पर्टिकुलरली पता चलता। उनको पेन हो रहा है लेफ्ट शोल्डर में मगर वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और वो डायरेक्टली आपको यही बता रहे हैं कि भाई पेन हो रहा है, 2 हफ्ते पहले मैं शोल्डर के साइड पे गिरा हूँ। तो और उसके बाद उन्होंने जो भी हम लोग जब टेस्ट करेंगे, जब भी आप कोई क्लिनिकल कंडीशन में टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या जो आप पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि भाई मेरा जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है और जो पावर है वो हो गई है कम, तो गाइज ये सीधी सजेस्टिव होती है रोटेटर कफ इंजरी के ऊपर। अब रोटेटर कफ इंजरी मैंने आपको डायरेक्टली बोला है, अगर आप पैसिव मूवमेंट्स करवा के किसी भी पेशेंट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई रोटेटर कफ इंजरी के अलावा कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो यहाँ पर डैमेज हो सकती थी। सो गाइज ये 5 क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे जनरली आपसे पूछा। अगर आप इस वीडियो को चला के देखेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा काम के हैं, तो ऐसे ही मैं अभी आगे और भी बनाऊंगा। ये शोल्डर से रिलेटेड थे, मैं एल्बो और रिस्ट के पीछे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और सेम चीज़ है, आपको 5 से 10-15 सेकेंड में दूंगा, आप सोच लीजिए आराम से और फिर आपको जवाब देना है। सो ये शोल्डर की सीरीज़ थी, आप इसको कंप्लीट करके देखिए, फिर जब एल्बो की आएगी, रिस्ट की आएगी, तो फिर आप उसको उन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा।